नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा आज का टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञात्मक या ज्ञान शक्ति का विकास। ज्ञान शक्ति का विकास जीवन को निरंतर चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ज्ञान शक्ति क्या होती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टार्ट के अनुसार संज्ञात्मक विकास की वह क्षमता है जो बाहरी वातावरण में विचार पूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता रखता हो, यानी अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना कार्य करने की क्षमता जब आ जाती है तब हम उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अंदर दो तीन पॉइंट्स वर्ड्स आए हैं। सबसे पहला है बाहरी वातावरण, मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण है उस वातावरण में विचार पूर्वक, मतलब सोच समझ के पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों पॉइंट्स रख के प्रभावपूर्ण ढंग से जितना अच्छी तरीके से आप उस कार्य को कर सके, उस कार्य को अपनी सुविधा के अनुसार करना ही क्या कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हम जीन पियाजे की बात अवश्य करते हैं, क्योंकि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत सारा और बहुत कार्य किया था, अच्छा कार्य किया था और उस कार्य को हम अभी तक मानते हैं। तो जीन पियाजे की संज्ञात्मक थ्योरी के अनुसार उन्होंने दो पार्ट में बांटा गया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। फर्स्ट है जीववाद और दूसरा पॉइंट है यथार्थवाद। उन्होंने बच्चे की पूरे डेवलपमेंट को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इस टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं जीववाद की। तो जब हम जीववाद की बात करते हैं तो जीववाद को उन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। उन्होंने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया था उसका, परंतु उन्होंने उसकी अवस्थाएं दी थी। प्रथम अवस्था में जब बच्चा छोटा होता है, शैशव अवस्था में होता है, 2 साल तक का होता है, तो वो जो अपने खिलौने होते हैं, चाहे वो उसकी गुड़िया हो या उसका कोई स्पाइडरमैन हो, इस तरह का कोई भी खिलौना होता है, वह उसको जीवित समझता है, उससे बातचीत करता है और वो ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे वो अपने आप को ट्रीट करता है, जैसे उसके पेरेंट्स उसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि वह उसको जीवित समझता है। ठीक है, वह जीवित और अजीवित में डिफरेंस नहीं कर सकता है कि यह जीवित नहीं है और यह जीवित है। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है, इसलिए वह अपनी जो अलाइक उनकी जैसी होती चीजें उसमें उसको क्या करता है, जीवित समझने लग जाता है। सेकेंड स्टेज आती है। सेकेंड स्टेज में वह जो चलित चीज़ें होती हैं, जो चल रही होती चीज़ें, वो समझ में आ जाता है उसको कि उसकी जो गुड़िया है, उसका जो टेडी बियर है, वह जीवित नहीं है। सेकेंड स्टेज में जो साइकिल होती है उसकी, जो चला रहा होता है, या जो स्कूटर चल रहा होता है, जो कार चल रही होती है, वो उससे अटैच हो जाता है और उसे लगता है कि ये जीवित है। क्यों? क्योंकि वह चल रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में बच्चा भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है तो उसकी गुड़िया भी मूवमेंट नहीं कर रही होती। सेकेंड स्टेज में वो भी मूवमेंट कर रहा होता है, वो चलना उलना सीख लेता है और साथ ही जो उसकी साइकिल है, ट्राईसाइकिल है, बाईसाइकिल है, कार है, जो भी उसको लगता है कि वह जीवित है। थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज में उसको समझ में आ जाता है कि साइकिल, कार एक्सेट्रा जो भी उसकी सामान है वह जीवित नहीं है। ठीक है, अब उसे लगता है कि जो सूरज निरंतर एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, चांद जो हमेशा मूवमेंट कर रहा है, ये जीवित है। वो उनसे बातें करने लग जाता है। आप देखते होंगे कभी छोटे बच्चों को आप आकाश में लेके छत पे लेके जाएं, आसमान को दर्शन कराएं, तो वह चंदा मामा ने ऐसा कहा, चंदा मामा ने ऐसा कहा, इस तरह की बातें करने लग जाता है। उसे ये लगने लग जाता है कि चांद जीवित है ना, तो उससे इंटरेक्शन करने लग जाता है। लास्ट स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज, तब बच्चे को जाके ये एहसास होता है कि यह जीवित है, जो व्यक्ति हैं वो जीवित हैं और ये जो चांद, सूरज, इस तरह की जब बातें करते हैं यह जीवित नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके बच्चे को विकास होता जाता है, संज्ञात्मक विकास होता जाता है और इसमें यह मालूम पड़ जाता है कि यह जीवित है और यह जीवित नहीं है। तो इसकी इसने जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी। यथार्थवादी की बात करते हैं हम, तो यथार्थवादी में भी उन्होंने 4 स्टेज बताई थी। सबसे पहला है संवेदनात्मक स्टेज, सेकंड है पूर्व प्रत्यात्मक स्टेज, थर्ड है मूर्त प्रत्यात्मक स्टेज और फोर्थ है औपचारिक क्रिया। संवेदनात्मक स्टेज में
बहुत ही शैशवावस्था होती है, बच्चा बहुत छोटा होता है, उसे किसी भी चीज़ की समझ नहीं होती है, वह क्या वो पूरी तरह किसी और के ऊपर डिपेंड होता है, वह जीवन को अपने साथ, अपनी ज़िंदगी को वातावरण के साथ ही जोड़ने में लगा रहता है, उसे और कुछ भी चीज़ों का, यथार्थ चीज़ों का किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से आइडिया नहीं होता है। पूर्व प्रत्यात्मक स्टेज में वह चीज़ों को समझने लग जाता है, उसे ज्ञान होने लग जाता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, परंतु उसको वो सॉल्यूशन भी करने लग जाता है, क्योंकि ये स्टेज होती है 2 से 6 वर्ष तक की स्टेज होती है। तो यह वह स्टेज होती है जिसमें वह उसे समझ में आने लगता है ये मेरा है, यह पराया है, वह चीज़ों को सॉल्यूशन भी देने लग जाता है, परंतु जो सॉल्यूशन देता है वह सिर्फ अपने तक होता है, उसकी जो सोच होती है वो बहुत सीमित होती है, वह वन वे सॉल्यूशन देता है, बस इस तरीके से कार्य करना है। अल्टरनेट जो सॉल्यूशंस होते हैं 1 2 3 4 ना होके उसके सिर्फ एक अल्टरनेट ऑफ सॉल्यूशन प्रॉब्लम होता है, केवल उसके पास एक ही सॉल्यूशन होगा, बाकी कोई सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का नहीं होता है। यानी कि उसका सोच का दायरा बढ़ने लग जाता है, वातावरण से एडजस्टमेंट करने लग जाता है, परंतु उसका सोच का दायरा एक तरफा होता है, वह ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करने लग जाता है। मूर्त प्रत्यात्मक स्टेज होती है जो होती है 6 से लेके 12 साल तक, इसमें बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, गुणा भाग जोड़ सब करने लग जाता है। तो वह जैसे हम बात कर रहे हैं गुणा भाग करने लग जाता है, जोड़ माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन करने लग जाता है, तो हम ये देखते हैं कि वह बच्चा अपने जीवन में भी यथार्थवादिता को उतारता है कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मतलब जो सिचुएशन उसके साथ में दी जाती है, जो प्रेजेंटेशन उसके साथ में आता है, वो उसके साथ में भी गुणा भाग करने लग जाता है, वो उसके सोच का दायरा बढ़ जाता है, उसका जो सोचने का जो अल्टरनेट होते हैं, जो प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन होते हैं, उसका जो अल्टरनेट होता है उसका दायरा बढ़ जाता है। वो एक तरफा सोच न सोच के वह उसका सोच का दायरा थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। हम ये नहीं कहते कि बहुत बढ़ जाता है, परंतु फिर भी कंपैरेटिवली पूर्व प्रत्यात्मक स्टेज से मूर्त प्रत्यात्मक स्टेज में थोड़ा बहुत उसका जो दायरा होता है वह बढ़ जाता है। लास्ट स्टेज आती है औपचारिक क्रिया। औपचारिक क्रिया आती है 12 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक, ये किशोरावस्था की स्टेज भी कहलाई जाती है, और इसमें बच्चा को हर तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञान शक्ति का विकास हो जाता है पूर्णतः से। वह तर्क शक्ति से, अपने तर्कों से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना चालू कर देता है। यहाँ तक तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है, अब उसकी तर्क शक्ति किसी उसके ऊपर निहित होती है कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण है, हम इसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, मैंने ये सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करा है, इसके पीछे क्या कारण है, या ये अल्टरनेटिव है तो हम ये कार्य करेंगे तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा, ये कार्य करेंगे तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा, सी कार्य करेंगे तो रिजल्ट ऐसा निकलेगा, और इस रिजल्ट के पीछे क्या रहेगा, क्या तर्क रहेंगे, तर्क और वितर्क या कुतर्क, ये सब इस स्टेज में चालू हो जाती हैं, दैट इज औपचारिक क्रिया। तो ये जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि संज्ञात्मक विकास जब होता है तो बच्चों के क्या क्या प्रत्यय होते हैं। सबसे पहले प्रमुख प्रत्यय में आता है जीवन संबंधी प्रत्यय। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, जब छोटा होता है, तब वह अपने आसपास की सभी वस्तुओं को जीवित समझता है। वह ये नहीं समझता कि ये जीवित नहीं है, ये जीवित है। उसे लगता है कि आसपास चाहे वो टेडी बियर हो, चाहे उसकी गुड़िया हो, या चाहे उसका कोई और खिलौना है, वह सभी जीवित हैं। कुछ समय पश्चात धीरे 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 उसे एहसास होने लग जाता है कि यह जीवित है और यह जीवित नहीं है। तो सर्वप्रथम इसको पहले यह जीवन संबंधी प्रत्यय का अनुभव होने लग जाता है। मृत्यु संबंधी प्रत्यय, बच्चा जब छोटा होता है तब उसे महसूस नहीं होता है, उसे लगता नहीं है कि मरना क्या होता है या मृत्यु क्या होती है, इसके संबंध में इसको किसी भी तरह का
ज्ञान नहीं होता है, संज्ञान नहीं होता है, तो धीरे धीरे उसे ये मालूम पड़ने लग जाता है कि जो जीवन है उसके बाद मरण भी आता है, जीवन के पश्चात मृत्यु निश्चित होती है, उसे अपने के खोने का डर महसूस होने लग जाता है, यानी वह मृत्यु को समझने लग जाता है। यह होता है जीवन संबंधी प्रत्यय। मृत्यु प्रत्यय, जीवन संबंधी प्रत्यय। मृत्यु के पश्चात क्या होता है? स्वर्ग होता है, नरक होता है, कुछ तो होता है ना। यह ज्ञान की प्राप्ति बच्चों को ये जब मृत्यु संबंधी प्रत्यय का एहसास हो जाता है, उसके कुछ समय बाद यह ज्ञान प्राप्त होता है या ये संज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान की शक्ति जागृत होती है कि जीवन के पश्चात भी स्वर्ग या नरक होते हैं, जिसमें अपना सूक्ष्म शरीर जाता है। दूरी व आकार संबंधी, बच्चा जब छोटा होता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि ये बड़ा है, कि ये छोटा है, कि ये दूर है, कि पास है ना। धीरे धीरे उसे हम जब वो कांटेक्ट में आता है, उसका मोटर डेवलपमेंट होता है, उसका बौद्धिक डेवलपमेंट होता है, विभिन्न तरह के डेवलपमेंट होने लग जाते हैं, तब उसे समझ में आता है यह चीज़ दूर रखी हुई है, यह चीज़ पास रखी हुई है, इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है। फिर वह यह समझने लग जाता है, धीरे धीरे उसके समझ में आता है 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, इस तरह के जो आकार में जो फर्क होता है उसे वह धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। समय संबंधी प्रत्यय, सर्वप्रथम बच्चों को ये समझ में आता है, पहले तो समझ में ही नहीं आता है कि समय क्या होता है, फिर उसे समझ में आता है कि हाँ यह सुबह है, यह शाम है। उसको बस इतना ही कंसेप्ट होता है, अंधेरा हो जाता है तो रात हो जाती है, अंधेरा हट जाता है, सूरज आ जाता है तो प्रातः काल हो जाती है, सुबह हो जाती है। उसे इसके बीच के अलावा कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। परंतु समय बीतने के साथ में बच्चे को यह समझ में आने लग जाता है कि सवेरा भी, दोपहर भी होती है, शाम भी होती है और रात भी होती है। उसके बाद बच्चे में यह समझ आने लग जाती है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, दोपहर 12 बजे है, रात 12 बजे है, दोपहर के 3 बज रहे हैं, रात को 3 बज रहे हैं। इस तरह का जो समय का जो कंसेप्ट होता है, जो घंटे के हिसाब से होता है, उसे सबसे लास्ट में समझ में आता है, और उसके बाद में भी उसको ये समझ में आता है हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यह उसे काफ़ी समय बाद समझ में आने लगता है, और यह सेकंड्स वाली जो समझ होती है वह स्कूल जाने के पश्चात ही समझ में आती है। नेक्स्ट है धन संबंधी प्रत्यय। बच्चों को ये समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, कि धन होता क्या है, हम चीज़ें किस तरीके से खरीदते हैं, हमें धन को संचय क्यों करना चाहिए, धन का आदान प्रदान किस तरीके से होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसे समझ में आता है कि हम ऐसे कोई वस्तु होती है जिस वस्तु से हम सामान आदान प्रदान करते हैं, सामान खरीदते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है? धन देना पड़ता है। परंतु कितना धन देना है, कैसे धन देना है, क्या होता है, इसके बारे में इस बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं होती है, या आप यूँ कह सकते हैं उसका संज्ञात्मक ज्ञान उस समय तक विकसित नहीं होता है। फिर बच्चे को समझ में आता है कि हाँ, रुपीस और पैसा, दो चीज़ समझ में आती है कि ये रुपी है और यह पैसा है। रुपीस क्या होता है, पैसा क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद में बच्चा बाल्यावस्था में आने के बाद में बच्चा ये समझ में आता है कि हाँ, रुपये से हम ये कर सकते हैं, रुपए इतने देंगे और इतने वापस चीज़ें खरीदेंगे, हमें इतनी कॉस्ट की चीज़ आई है, वापस हमें बैक इतना आना चाहिए पैसा। यह बच्चों को बाल्यावस्था में समझ में आने लग जाता है। और किशोरावस्था में बच्चे को करेंसी ऑफ ऑल द वर्ल्ड, अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है। करेंसी को कन्वर्ट करना, किसकी करेंसी कितनी है, किस देश की करेंसी क्या है, हमारे देश की करेंसी रुपए और डॉलर में किस तरीके से कन्वर्ट की जाएगी, यह बात बच्चे को किशोरावस्था में आने के बाद में समझ में आने लगती है। संख्या संबंधी ज्ञान, जब हम प्री स्कूल की बात करते हैं, शैशवावस्था की तो हम बात ही नहीं करते, इसमें बच्चों को संख्या का ज्ञान होता ही नहीं है। जब हम प्री स्कूल की बात करते हैं तब बच्चे में संख्या का ज्ञान आना चालू होता है। बच्चा 1 नंबर 2 नंबर, जैसे आप देखेंगे प्री स्कूल में बच्चे को हमेशा 20 तक का ज्ञान दिया जाता है, 20 के आगे फिर 50, फिर धीरे धीरे 100,
फिर 1000 तक का ज्ञान दिया जाता है। धीरे 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 संख्या को बढ़ाया जाता है। उसे ये पता है बाल्यावस्था में कि संख्या बस 1 से लेके 100 तक होती है। बाद में संख्या के आगे का नंबर, संख्या के पीछे का नंबर, इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद बच्चे को ये सिखाया जाता है संख्या को 5 छोड़ के क्या संख्या आएगी, संख्या की 10 छोड़ के संख्या क्या आएगी। यह बाल्यावस्था के दौरान बच्चे को शिक्षा दी जाती है। उसके पश्चात बच्चा जब हम संख्या की बात करते हैं तो गुणा भाग पहले सिंगल डिजिट का करता है, फिर डबल डिजिट का करता है, फिर मल्टीपल डिजिट का करता है। यानी कि धीरे 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 करके उसका संख्यात्मक ज्ञान का विकास होता है और बाल्यावस्था तक खत्म होते होते उसके संख्यात्मक ज्ञान का संवेगात्मक ज्ञान का विकास हो जाता है। वजन संबंधी प्रत्यय की बात करते हैं तो सर्वप्रथम बच्चे को ये पता होता है ये हल्का है, ये भारी है। जो बड़ी चीज होगी वह भारी होगी, जो हल्की चीज होगी, छोटी चीज होगी वो हल्की होगी। वह यह नहीं समझ पाता है कि जो हल्की चीज होगी वो भी भारी हो सकती है और जो भारी चीज होगी वह भी हल्की हो सकती है। उसे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। वो बस वजन आकार देख के समझ जाता है। जिस वस्तु का आकार बड़ा है वह वजन में बड़ी है, जिस वस्तु का आकार छोटा है वह वजन में छोटी होती है। शारीरिक क्रिया, शारीरिक क्रिया बच्चा पहले जो होता है संज्ञात्मक ज्ञान इस तरीके का होता है कि वह अपनी जो बड़ी मसल्स होते हैं उसका उपयोग करता है, बाद में आके वह अपनी छोटी मसल्स का उपयोग करता है। यह मोटर डेवलपमेंट से भी रिलेटेड होता है। सामाजिक संबंधों की जब हम बात करते हैं तो बच्चे शुरू में समझ नहीं पाता है कि सामाजिक संबंध होते क्या हैं। उसका दायरा बहुत लिमिट होता है। उसका दायरा स्टार्टिंग में उसके पेरेंट्स तक सीमित होता है, फिर धीरे धीरे उसके सिबलिंग्स तक आता है, ग्रैंड पेरेंट्स तक आता है। फिर वो जैसे जैसे पूर्व बाल्यावस्था में आता है, वो स्कूल जाना पड़ता है तो उसको सामाजिक दायरा सिर्फ उसके मित्र और उसका परिवार तक ही सीमित रहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में आने के बाद बच्चों का दायरा थोड़ा बहुत बढ़ जाता है और बच्चों के समझ में आता है कि हमारा समाज ये है, हमें समाज में किस तरीके से रहना है। धीरे लास्ट में उसे इस तरीके से समझ में आता है। नेक्स्ट है रंग संबंधी प्रत्यय। जब रंग संबंधी प्रत्यय की बात करते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए आइडेंटिफाई करना कि ये काला है और ये गोरा है, उसके अलावा उसको कोई कलर का ज्ञान नहीं होता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि गोरे में इतने सारे शेड्स होते हैं या काले में इतने सारे शेड्स होते हैं। उसे केवल कलर का ज्ञान होता है, ब्लैक और वाइट। स्कूल में जाने के पश्चात यानी पूर्व बाल्यावस्था में आने के बाद बच्चे को कलर्स का ज्ञान होने लग जाता है कि यह रेड कलर है, यह ब्लू कलर है और यह ब्लैक कलर है। इस तरह के जितने भी कलर्स होते हैं उसका ज्ञान होता है। कलर्स के ज्ञान की जब भी हम बात करते हैं तो बच्चे को सर्वप्रथम प्राइमरी कलर्स जो होते हैं उनका रेड, येलो और ब्लू, तीनों जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, उनको ही आइडेंटिफाई करता है। धीरे 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 वह दूसरे कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाता है। जैसे हमने देखा था संख्या संबंधी ज्ञान में कि बच्चा धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन सीखता है, डिवीजन सबसे लास्ट में सीख पाता है। उसी तरह कलर्स के जो टिंट्स और शेड्स होते हैं उसके बारे में उसको सबसे लास्ट में ज्ञान होता है। जो डिफ़िकल्ट कलर्स होते हैं या वाइब्रो होता है उसके बारे में बच्चे को सबसे लास्ट में ज्ञान होता है। सुंदरता, जब हम शैशवावस्था की या पूर्व बाल्यावस्था की बात करें, बच्चे को वह चीज़ बहुत सुंदर लगती है जिससे वो बहुत अटैच्ड होता है, जिससे वो बहुत प्यार होता है। उससे उसको सुंदरता का मतलब ये होता है कि वो उससे इमोशनली अटैच्ड है। कई बार ये देखा गया है कि कई जो बच्चे होते हैं उनके कोई खिलौने होते हैं जो सॉफ्ट टॉय स्पेशली बात करें तो वो सॉफ्ट टॉय बहुत बिगड़ चुके होते हैं, उनकी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी होती है। पेरेंट्स चाहते हैं कि उसको नया सॉफ्ट टॉय ला के दें। कई बार पेरेंट्स नया सॉफ्टवेयर भी ले आते हैं, परंतु बच्चे को वह पुराना जिसकी शायद स्थिति बहुत खराब हो चुकी होती है वही पसंद आता है, वही सुंदर लगता है। ठीक है, हाँ, वही उसको सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, वो उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो उसके लिए सुंदरता का मतलब क्या होता है? इमोशनली अटैच होना, इमोशनली जुड़ा हुआ होना। चाहे वो कितना ही खराब क्यों ना हो दिखने में, परंतु वो उसे सुंदर कहता है। धीरे 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 उसे यह एहसास होने लग जाता है कि सुंदरता का तात्पर्य
हर व्यक्ति की नज़र में अलग होता है, तो उस बच्चे की नज़र में भी अलग होगा। तो सुंदरता का तात्पर्य ये होता है और बदसूरत का तात्पर्य ये होता है जो समाज के द्वारा दिया गया है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे द्वारा दिया गया, जो समाज के द्वारा वर्षों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होता है। तो ये सुंदर चीज़ें और यह करूप चीज़ें, यह बाद में उसे समझ में आता है। फिर भी वह जो चीज़ जिससे वो इमोशनली अटैच होता है वह उसे सुंदर मानता है। संज्ञात्मक ज्ञान की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, तो हम इन विशेषताओं के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। सबसे प्रथम विशेषता ये होती है कि इसका एक निश्चित प्रतिरूप होता है कि आप यह सोचें कि बच्चा जल्दी से ज्ञान हो जाए, उसको जल्दी से उसके ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो वह नहीं होता है। बच्चे को पहले नंबर का ज्ञान होना चाहिए, नंबर के ज्ञान के पश्चात उसे एडिशन आएगा, फिर डिवीज़न आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर लास्ट में उसको जो आएगा डिवीज़न आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि बच्चे का जो संज्ञानता का जो होते हैं विकास होता है, वह विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। आप यह सोचें कि बच्चे को ये समझ में आ जाए तुरंत कि वजन में 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ग्राम, इसमें एकदम से अंतर समझ में आए, तो वह अंतर एकदम से समझ में नहीं आता है। इसका एक निश्चित प्रतिरूप होता है कि वह सरलतम चीज़ों से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ धीरे 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 वह बढ़ता जाता है, साधारण से जटिलता की ओर जाता है। बिल्कुल, संज्ञानता जो होती है वह बिल्कुल पहले जो बच्चा होता है उसको संज्ञान होता है कि हर चीज़ जीवित है। फिर उसे समझ में आता है कि जीवन के पश्चात मृत्यु भी निश्चित है। फिर उसे समझ में आता है कि जीवन के पश्चात भी शायद जीवन है, या स्वर्ग या नरक होते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो भी संज्ञानता का अनुभव होता है या संज्ञानता का जो विकास होता है, वह विकास किस तरीके से होता है, सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड तक होता है। इसीलिए हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि सिंपल नंबर से लेके कॉम्प्लिकेटेड नंबर तक, सिंपल एडिशन से लेके सिंपल डिवीज़न तक, सिंपल कॉम्प्लिकेटेड एडिशन से फिर वो कॉम्प्लिकेटेड डिवीज़न की तरफ बढ़ता जाता है। यानी कि उसके जीवन में पहले साधारण चीज़ें आएंगी, उसके बाद वह जटिलता की ओर बढ़ता है। यह सामान्य से विशिष्टता की ओर भी बढ़ता है। बिल्कुल सामान्य से विशिष्टता की ओर किस तरीके से बढ़ता है, वह इस तरीके से बढ़ता है कि जब हम फूल की बात करते हैं, वो फूल दिखाई देता है, उसको बिल्कुल एक पूरा ऑब्जेक्ट को की तरह देखता है। वो उसके आसपास की जो पत्तियां हैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, ठीक है। बाद में वह फूल की जो पंखुड़ियां हैं उसको वह देखना चालू कर देते हैं कि हाँ, पुष्प के अंदर पंखुड़ियां भी मौजूद होती हैं। फिर वो धीरे धीरे उसको देखना चालू करता है कि पुष्प की जो लगा हुआ है वो टहनी पे लगा हुआ है, डंडी पे लगा हुआ, किस तरीके से लगा हुआ है, वह देखना चालू कर देता है। पुष्प के विभिन्न पार्ट्स जो होते हैं उसको बाद में देखना चालू कर देता है। यानी वह सामान्य किसी विशिष्टता की ओर बढ़ता जाता है कि हाँ, इस फूल के अंदर इस तरह की और भी चीज़ें हैं जो मुझे देखनी चाहिए। वह सामान्य फूल को न देख के उसकी जो विशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसको भी देखना चालू कर देता है। प्रत्ययों का प्राय अशुद्ध होना बच्चे के लिए सिर्फ ये होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, दैट्स ऑल। उसको ये समझ में नहीं आता है कि हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ होती है, हर व्यक्ति में कुछ बुराइयाँ होती हैं। हर जो गेम होता है, क्योंकि उसे बहुत पसंद है तो उसको उसमें केवल और केवल अच्छाइयाँ दिखाई देगी। उसको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उसमें केवल और केवल बुराइयाँ दिखाई देती है। तो प्रत्यय का वस्तु का अच्छा या बुरा होना ही उसके लिए कंसेप्ट है। धीरे धीरे उसके समझ में आता है हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं। कॉइन के दो बोथ साइड्स देखने की बाद में उसे बाद में समझ में आती है। जो संज्ञानता है वह शिक्षण और निर्देशन पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा शिक्षा दी जाएगी, जितनी अच्छी तरीके से शिक्षा दी जाएगी, जितना अच्छी तरीके से बच्चे को निर्देश दिया जाएगा, उतना अच्छे तरीके से बच्चा चीज़ों को सीखते लग जाता है। जब हम संज्ञात्मक विकास की बात करते हैं तो हम चिंतन की बात अवश्य करते हैं। बालक में चिंतन मनन अवश्य होता है, ठीक है। तो चिंतन के दो प्रकार मुख्यतः होते हैं। एक होता है सहचारात्मक और दूसरा होता है रचनात्मक। सहचारात्मक चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें वो आसपास की जो वस्तुएं होती हैं, आसपास का जो वातावरण होता है उसके बारे में ही सोचता है और उसका चिंतन निरंतर लगातार चलता रहता है। वो एक वस्तु को देखता है तो उस पर चिंतन करने लग जाता है, फिर वह दूसरी पे नज़र पड़ती है तो वो दूसरे पे चिंतन मनन करने लग जाता है। यानी कि वह एक पर्टिकुलर चीज़ पे न करके उसके आसपास के जो वातावरण होता है उसके ऊपर उसका चिंतन मनन लगातार बदलता रहता है और लगातार चलता रहता है।
रचनात्मकता की तरफ हम बात करते हैं तो बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जब आती है तब बच्चों में रचनात्मकता की तरफ चिंतन हो बढ़ने लग जाता है कि हमें यह कार्य करना चाहिए, इस कार्य से कुछ किसी चीज़ की रचना भी हो सकती है। बच्चे जब छोटे होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं, तो जितने भी डेज सेलिब्रेट होते हैं, चाहे वो फादर्स डे हो, चाहे वो मदर्स डे हो, ग्रैंड फादर्स डे हो, फ्रेंडशिप डे हो, उसका इनका मतलब नहीं मालूम होता है, वह उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। परंतु जैसे 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 पूर्व उत्तर बाल्यावस्था की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें इन डेज का मतलब मालूम पड़ने लग जाता है और वह क्रिएटिव तरीके से उसका सेलिब्रेशन भी करना चालू कर देते हैं, यानी कि उनमें रचनात्मकता की तरफ चिंतन होता जा रहा है। पहले तो क्या होगा, वो आसपास की चीज़ों को सिर्फ देखेंगे और उनका चिंतन करेंगे और उनका चिंतन का स्वरूप केवल एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे पहुंचता जाएगा। परंतु रचनात्मक की तरफ की बात करते हैं तो वह किसी चीज़ की रचना की सोचने लग जाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी किसी भी चीज़ की तरफ बढ़ती जाती है। चिंतन की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। इसमें सबसे पहला होता है कि बच्चों का जो चिंतन होता है वह बहुत ही सरल और सहज होता है, बिल्कुल इजी सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। वो किसी भी चीज़ का नेगेटिव जो पॉइंट होता है उन्हें दिखाई नहीं देता है, वो उस नेगेटिव पॉइंट की तरफ बात नहीं करते हैं। इनका जो चिंतन बहुत ही सरल और सहज होता है, वह मूर्त होता है। जो उनको आसपास जो दिखाई देता है ना, वही उसी के बारे में चिंतन करते हैं। उनकी कल्पना शक्ति अभी तक के घोड़े अभी तक दौड़े नहीं होते हैं। चूंकि कल्पना शक्ति के घोड़े अभी तक दौड़े नहीं होते हैं, तो उनका जो दायरा होता है वो सीमित होता है। आसपास जो भी वातावरण है, भौतिक वातावरण है, और जो उनका पारिवारिक दायरा है, उस दायरे के अंदर रहकर ही उनका चिंतन मनन होता है। वर्तमान संबंधित समस्याओं से संबंधित होता है। वह भविष्य में क्या होगा या पास्ट में क्या हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचते। मुझे अभी भूख लगी है, मुझे अभी खाना है, डेट्स ऑल। आगे क्या होने वाला है उन्हें उस चीज़ की कोई भी चिंता नहीं होती। मुझे इस डॉल से अभी खेलना है, मेरी वर्तमान समस्या है कि मैं इस डॉल से अभी खेलना चाहती हूँ, बस उसकी समस्या वहीं तक है। भविष्य में क्या होगा ये हमें मालूम, या मुझे वो टॉय अभी चाहिए, भले उस टॉय का फ्यूचर यूज कुछ भी नहीं है, वो मुझे नहीं मालूम। तो बच्चा जो होता है, जो बालक होते हैं, वह की जो समस्याएं होती हैं वो शॉर्ट और स्वीट होती हैं, वर्तमान से ही रिलेटेड होती हैं, पास्ट से या भविष्य से रिलेटेड नहीं होती है। जब बच्चों की जो चिंतन होता है वह अक्रमबद्ध होता है। उनका ऐसा नहीं होता है कि वह अगर किसी एक पर्टिकुलर समस्या पे चिंतन कर रहे हैं कि उन्हें कल स्कूल में क्या पहनना है, ठीक है, तो वो उसी समस्या को लेके लंबे समय तक चलते रहेंगे। उन्होंने सोचा इस समय क्या पहनना है, फिर उन्हें तुरंत याद आ जाएगा कि मेरी उस फ्रेंड ने उस समय बोला था, तो उस फ्रेंड का चिंतन होने लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इनका चिंतन है वो अक्रमबद्ध होता है, वह क्रम में नहीं चलता है कि चलो हमने ये समस्या है हमारे सामने, हम इसका चिंतन करा, फिर हमने दूसरी समस्या ली, दूसरी का चिंतन करा। इस तरीके से कोई क्रमबद्ध नहीं होता है, अक्रमबद्ध होता है। विचार आते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस विचार आते हैं, फिर चले जाते हैं, और विचार किसके आएंगे यह किसी को भी अंदाजा नहीं होता है। यह स्वीकार्य होता है, यानी कि बच्चे का जो चिंतन होता है सिर्फ मैं तक होता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है, मेरा क्या होगा, डेट्स ऑल। उसका पेरेंट्स से या सोसाइटी से या फैमिली से के आसपास कोई चिंतन नहीं होता है। स्टार्टिंग में बच्चा पूर्व बालावस्था तक सिर्फ मुझे और मैं और इगोस्टिक वाला संज्ञात्मक विकास होता है। कई बार ऐसा होता है बच्चा बोल बोल के सोचने लग जाता है। वो किसी डॉल से क्या कि अच्छा मैं वहाँ गई थी तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आई, मैं वहाँ गई तो मेरी फ्रेंड ने इस तरीके से बोला, वो चिंतन कर रहा होता है, परंतु उसके हाथ में डॉल होती है, या वो अपने आप ही रास्ते में चलता चलेगा, या कोई टॉय को लेके चलेगा, साइकिल को लेके चलेगा, किसी भी तरह का चलता जाएगा और बोल बोल के चिंतन करता है कि हाँ मेरे साथ में यह समस्या है, या यह समस्या नहीं है, तो भी वो जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से जो उसका विश्लेषण करना होता है, किसी कार्य का विश्लेषण करना होता है, या किसी के बारे में किसी को बताना होता है, तो वो अपने आप ही बोल बोल के विश्लेषण करने लग जाता है। इसका एग्जाम्पल है, बच्चे कई बार क्या होता है बोल बोल के याद करने लग जाते हैं, है ना। तो वो चिंतन जो होता है वो अपने आप ही बोल बोल के होता है, परंतु बच्चों का चिंतन वर्तमान से संबंधित
और बहुत ही सरल होता है। संज्ञानता की बात करें और स्मृति की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संज्ञानता और स्मृति जो होती है वो आपस में काफ़ी मेलजोल रखती है। तो स्मृति क्या होती है? किसी चीज़ को याद रखना, मेमोराइज करना ही स्मृति कहलाता है, और किसी चीज़ को भूल जाना विस्मृति कहलाता है। परंतु क्या स्मृति अच्छी होती है या विस्मृति अच्छी होती है? भूल जाना अच्छा होता है। कुछ हद तक जो दुखद घटनाएं होती हैं जीवन में, या जो दुखद जो पल होते हैं, उनकी विस्मृति अच्छी होती है, और अच्छी घटनाओं, अच्छी चीज़ों की स्मृति बहुत अच्छी होती है, उन्हें रखना चाहिए जीवन में। तो जब हम संज्ञानता की बात करते हैं, संज्ञानता में सबसे पहले आता है सीखना। बच्चे चीज़ों को सीखते हैं, देख के, करके सीखते हैं। पहले तो सुनेंगे उन चीज़ों को, सुनने के बाद में उस चीज़ों को धारण करेंगे, धारण करने के पश्चात में वह उन चीज़ों को अपने आप करेंगे, और अपने आप करके बच्चे सीखते हैं। ठीक है, उनमें उनकी स्मृति में तब रहता है जब कोई कार्य स्वयं करेंगे तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए हम बच्चों को ये कहते हैं कि आप याद करके और लिख के और बोल के और याद करके अगर टेस्ट किया जाए तो यह देखा गया है कि जो बच्चा बोल के और लिख के याद करता है, यानी कि ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाता है। ठीक है, तो बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो वह चीज़ें क्या करता है? पहले तो देखता है, देखने के बाद वो उस चीज़ को अंदर ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद में जब उसका ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब वो उन चीज़ों को सीख लेता है, उसको स्वयं करके उस चीज़ों को सीख लेता है। फिर होता है धारण करना। आसपास की जो भी स्मृतियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो उसको अपने अंदर सजो के रख लेता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो खराब हो। वह अपने हर स्मृति तो आप याद रख नहीं सकते, हर घटना आप याद नहीं कर सकते। कुछ आपके मस्तिष्क पटल में होती हैं और कुछ आपके मस्तिष्क पटल से निकल जाती हैं। तो जितना ज़्यादा आपको किसी चीज़ को धारण करना है, आपको उतना ज़्यादा उसको रिपीट करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा बच्चा उस चीज़ को रिपीट करता है उतनी ज़्यादा उस चीज़ को धारण कर लेता है। अल्फ़ाबेट अगर बार बार रिपीट कराए जाते हैं तो बच्चा उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर पाता है। प्रत्यास्मरण की जब हम बात करते हैं तो प्रत्यास्मरण में अगर बच्चा हिंदी की कविता पढ़ रहा है और उसको तुरंत बाद उसको इंग्लिश की कविता पढ़ाई जाए तो उसको जो इंग्लिश की कविता पढ़ी हुई है, जो याद करने को दिया गया है, वो अच्छी तरह याद रहेगी बनिस्बत जो हिंदी की पढ़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि वो तुरंत की पढ़ी हुई है। यानी कहने का मतलब है जो अभी ताज़ा चीज़ होती है, ताज़ा जो घटना होती है, ताज़ा घटना पुरानी घटनाओं की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहती है। उनका प्रत्यास्मरण बहुत अच्छी तरीके से रहता है क्योंकि वह अभी नई घटित घटनाएं होती हैं बनिस्बत पुरानी घटनाओं के। पुरानी जो घटनाएं होती हैं उनको पहचानना पड़ता है, उन्हें याद करना पड़ता है। हाँ, हम वहाँ गए थे, आप हमसे मिले थे, हमने इस तरीके से कार्य किया था, या हमने वो गेम खेला था वहाँ पे। तो वह जो स्थिति आती है वह होती है पहचानने की, और उसको बहुत रिकॉल करना पड़ता है, बहुत अच्छी तरीके से याद करना पड़ता है। स्मृति के जो कपाट होते हैं उनको खोल के और उनकी खिड़कियों उनके उसमें से झरोकों से सामान निकाल के आपको पहचानना पड़ता है। स्मृति में सर्वप्रथम बच्चा सीख लेता है, फिर बच्चा उस चीज़ को धारण कर लेता है, उसके मस्तिष्क पे वह बात बैठ जाती है। फिर बच्चा उसको रिपीट जो होती है, पुरानी जो वस्तुएं होती हैं, जो पुरानी जो घटनाएं होती हैं, वह मस्तिष्क पटल के पीछे की तरफ चली जाती हैं, और नई घटनाएं जो ताज़ा घटनाएं उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से धारण कर लेता है, या ज़्यादा अच्छी तरीके से उसके स्मृति में रह पाती हैं बनिस्बत पुरानी घटनाओं से। और पुरानी जो घटनाएं होती हैं जो स्मृति पटल के पक्ष में पीछे की तरफ होती हैं, उन्हें वह पहचान लेता है, परंतु उसे उसको याद कराना पड़ता है, स्मृति दिलानी पड़ती है।